मिले। क्या 21वीं सदी के हिंदुस्तान इतना नहीं मांग सकता क्या? पेपर लीक माफिया से बचाने के लिए कांग्रेस को हटाना ही होगा। और बस हटा दिया हमने। यही तो बातें थी 2014 की, जिन पे हम भावुक होकर यकीन कर बैठे थे कि पेपर लीक उद्योग चल रहा है। हमें क्या पता था कि ये पेपर लीक उद्योग दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। जहां पहले गिने चुने एग्जाम लीक होते थे, इस दौर में हर एग्जाम लीक होगा। कोई एजेंसी, कोई आयोग, कोई सरकार विद्यार्थियों पे कोई रहम नहीं करेगी और हर एंगल से उसे लूटा जाएगा। आवाज उठाने के लिए मीडिया की आवाज मर चुकी होगी और हम जैसे शिक्षकों को आके हर रोज ये चिल्लाना पड़ेगा कि आज नीट का पेपर लीक हो गया है, कल एसएससी जीडी का पेपर नहीं हो पा रहा है, आज सीयूईटी की परीक्षा नहीं हो पाई, यूपीएससी उलूल जुलूल सवाल पूछ के बच्चों के साथ अत्याचार कर रहा है। यही दौर तो है, इसी दौर का तो इंतजार था। इन्हीं बातों में तो हम आए थे कि प्रधानमंत्री उस दौर में महंगाई का मान नहीं बोल रहा था। और अब क्या हो रहा है? आज इस पूरे सेशन में पेपर लीक से लेकर के और जिस नए भारत की बात की जा रही है, उस दौर में सोचिए आप हैं जहां आपके कंधों पर देश का भविष्य हो और आपका ही काटा जा रहा हो हर तरफ से। स्वागत है ऐसे दौर में, ऐसे नए भारत में। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बड़ी बड़ी चिंताएं हैं जिन पे आज हम बात करेंगे। अगर ये नीट का पेपर लीक ना हो तो शायद इस देश की मीडिया इस पर आवाज भी ना उठाए, क्योंकि इस देश की मीडिया इस वक्त के अपने उस दौर में जो सिर्फ सरकारों के तलवे चाट रही है, काश कोई उन तलवों पे जहर लगा जाता और ये खत्म हो जाती। एक एक करके हर एक चीज पे बात करेंगे। कैसे होता है पेपर लीक, क्यों होता है पेपर लीक और क्या होगा इससे? ये जो पेपर लीक हो रहा है, सोल्यूशन क्या है और मीडिया का इस पे जवाब क्या है? कोचिंग्स का काला सच क्या है? इन सब पे आज बात करेंगे। स्वागत है आपका एरा ऑफ पेपर लीक में। आपने शुरुआत में ये सुन लिया जहां मोदी जी कह रहे हैं कि पेपर लीक उद्योग चल रहा है। 2000 से लेकर के 2004 में भी रेलवे का पेपर आउट हुआ था, अटल जी की सरकार थी। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। उस दौर में आईआईटी जैसे पेपर और सीबीएसई के पेपर भी लीक हुए थे और तब हमें आकर बोला गया था कि पेपर लीक उद्योग को रोकना है, कांग्रेस को हटाना पड़ेगा। हमने कहा लो जी साहब हटा दी। एक बाबा रामदेव था, उसने हमें ज्ञान दिया कि रे 35 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए। उसने से भूल गया। इन बातों को कैसे भूल सकते हो, कैसे भूल सकते हो? यही बाबा, ये बाबा देखो, ये कैसे बता रहा था भैया, पेट्रोल जो है उसका जो बेसिक प्राइस होता है वो 35 रुपए के आसपास है। सब पता था बाबा। अब उसके ऊपर करीब 50% टैक्स है। तो पूरी स्टडी है मेरे पास में। पूरी स्टडी की बाबा ने। अच्छा मार्केट स्टडी करता है बाबा कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का। वाह अरे वाह, मैं भी करता था। मैंने कहा नहीं साहब पेट्रोल का चाहिए मुझे तो। वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? ये जनता भी खुश है। आपको आज गैस सिलेंडर दलाल भी थे, सॉरी शर्मा भी थे, 400 का हंस रहे थे के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। इन सब ने का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले। गैस सिलेंडर 300-400 में मिले, उसको वोट दोगे। इन सब ने हमारा काटा, सब ने हमारे को उलूल जुलूल वादे कर करके लूटा। 1.5 करोड़ नौकरी आएंगी हर साल, ये वादे दिए गए। बाबा ने बोला कि विदेश से काला धन आएगा, हर गांव को 200 करोड़ रुपए मिलेंगे, हर नागरिक की जेब में 15 लाख रुपए जाएगा। हम भी बड़े खुश हो गए और पलट दी हमने सरकार। हमने कहा देखते हैं साहब। सरकार ने 50 दिन मांगे, प्रधानमंत्री ने, हमने 5 साल दिए। फिर मौका आया, प्रधानमंत्री ने कहा और 40 दिन चाहिए, हमने फिर 5 साल दिए। फिर प्रधानमंत्री ने घुमा के कहा हमें 50 दिन चाहिए और अब फिर हम 3-4 साल दे चुके हैं। और उसके बाद हालात क्या है देश में वो आप सबको पता है। एक एक करके हर एक चीज पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बयान सुनते हैं जो कि बहुत ही दुखद बयान आया है, जिससे आप सबका भी खून खोलेगा। एक मोहतरमा है, ये भाई कौन सा है बयान? ये सुनिए साहब, मोहतरमा का बयान सुनिए, आपका भी टीचर साहब खून खोल जाएगा। स्टार टीचर, यूट्यूब वाले स्टार टीचर जानना ना कौड़ी। कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से। और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, से वसूलते हैं। बिल्कुल तुम्हारी तरह एकदम। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है। वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है और इसी वजह से स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज बहुत बड़ा सवाल किया है मैडम ने कि जो YouTube पे पढ़ा रहे हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है। वही शिक्षक जिन्होंने OSM में कितनी गड़बड़ियां की हैं, उन्हीं शिक्षक की बात हो रही है। YouTube का टीचर हम जैसे तमाम लोग जिन्होंने लोगों को पढ़ा करके सरकार के अंदर भेजा। सोचिए वो मैडम कह रही है कि फर्क होता है। फर्क मैडम रियल मीडिया और आपके जैसी चाटुकारी मीडिया में भी होता है। पता है आपको, ये समझना पड़ेगा। जिस तरीके से आप कह रही ना व्यूज के लिए, आप TRP के लिए किस तरीके से स्टूडियो के अंदर घमासान कराती हैं वो दुनिया ने देखा है कि कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ उलूल जुलूल बातें। ये पत्रकारिता है तुम्हारी। किसको नंबर मिलने चाहिए? ये पत्रकारिता है। के लिए ये देखिए, झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, एक इमोशन है। ये इमोशन है झालमुड़ी, एक जज्बात है। गलियों की आवाज है, रेलवे गंगा किनारे के साथ घुला हुआ स्वाद है, जिसमें सरसों के तेल की तीखी खुशबू, सरसों की तेल की तीखी खुशबू, चटपटाहट, उसी की सुंदरता है साहब। एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो हर बंगाली के दिल में बस जाती है। जो आपने पोएट्री चिपकाई है ना, कसम से मजा आ गया। सोचिए कैसे कैसे मीम बन रहे हैं तुम लोगों पे। जहां जाते हो वहां लोग मोदी मीडिया गोदी मीडिया चिल्ला के संबोधित करते हैं। सड़क पे निकलने की औकात नहीं बची है। मालूम है
इस देश के एंकर्स की सड़क पे उतरने की औकात नहीं बची है। अब इनका जीवन स्टूडियो तक सीमित है। लोग गिरबान पकड़ के पूछ लेंगे कि क्या कर रहे हो। आपको तो चौथा स्तंभ कहा जाता था। पिछले साल रैंकिंग 153 थी, इस साल 157 है और वो यूट्यूब के एजुकेटर्स पे सवाल उठा रहे हैं। तुमने क्या किया भाई? कभी प्रधानमंत्री से तुम सवाल पूछ पाए? 56 इंच सीने के सामने तुम्हारा सीना तो आधा इंच का भी नहीं रहा कि पूछ पाओ देश की क्या हालत है, महंगाई पे सवाल कर पाओ। बल्कि तुम्हारी एंकर्स तो क्या कर रही हैं, ये देखिए साहब, ये है इनकी एंकर्स और ये हमारे बारे में कमेंट करेंगे। ये देखिए ऊपर से देखा जाए तो हमने ऊपर के बजाय नीचे देखा तो नीचे इनके कमेंट पे सिर्फ गालियां थी। 1 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं, पोस्ट पे 1000 लाइक नहीं है और नीचे देखा हमने तो सिर्फ गालियां थी। क्या वफादारी की है तुमने देश के साथ? नहीं। कितने पेपर पिछले 7 साल में लीक हुए, 80 से भी ज्यादा पेपर, और कितने तुमने अपने स्टूडियो में लोगों को बुलाकर सवाल पूछे। तुम्हें सिर्फ टीआरपी चाहिए, इसीलिए 4 प्रवक्ता बिठा लिए। आज क्या हो रहा है? पहले चाहत थी कि मीडिया आवाज उठाएगा, अब क्या उठाएगा मीडिया? आवाज खाक उठाएगा। देखिए मैडम ने आवाज उठाई और किस तरीके की आवाज उठाई मैडम ने कहा ये टीचर्स, मालूम क्यों? क्योंकि ये टीचर्स आप लोगों की आवाज बन रहे हैं। इनको आपत्ति है कि ये क्यों शिक्षक आवाज उठा रहे हैं। इनका बस चले तो इन्होंने वेदांत जैसे बच्चे को पाकिस्तानी करार दिया। सोचिए, एक बच्चा जो ओएसएम सिस्टम का शिकार हुआ, जिसकी कॉपी को बदल दिया गया, उसको इन्होंने पाकिस्तानी बता दिया। आज आप देश में सवाल पूछेंगे तो आपको राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाएगा और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। महंगाई पे ये लोग जस्टिफाई करने पे लगे हुए हैं कि महंगाई कुछ भी नहीं है। इस मंदबुद्धि पत्रकार को ये नहीं पता कि जब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, ये लड़की नताशा यहां बैठी है, इसके मकान मालिक ने पर रूम 3000 किराया बढ़ा दिया, खाने की कीमतें बढ़ गई। और इसका छोड़िए, आज मैंने देखा यूपी में 10 रुपए प्रति यूनिट 10% बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई है और ये क्या कह रही है, ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह, कमाल हो गया सर। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कभी देखो गिरेबान में झांक के, लोगों को नर्क में जगह मिल जाती है, तुम्हें वहां भी नहीं मिलेगी। शिक्षकों पे जैसे कौन, खान सर जैसे लोग भाई आवाज उठा रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे टीचर्स और तमाम शिक्षक आवाज उठा रहे हैं बच्चों की। कोई एसएससी जीडी की आवाज बन रहा है, कोई यूपी एग्जाम्स की आवाज बन रहा है, कोई एसएससी की आवाज बन रहा है। इनको आपत्ति है। ये कह रहे हैं कि इसीलिए यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रही क्योंकि कोचिंग्स हैं, और जबकि उल्टा है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रही इसलिए कोचिंग्स बनी, क्योंकि भारत का एजुकेशन सिस्टम इतना कमजोर पड़ गया था। कमाल हो गया भाई। एक एक करके हर एक चीज पे बात करेंगे। बहुत अथाह दुख है दिल के अंदर, इन सब की भी गांठें तोड़ेंगे, बताएंगे हर एक चीज के बारे में, सब कुछ बताएंगे कि देश कितना सही हाथों में है। सोचिए, एक छात्र जो 12वीं क्लास और 10th क्लास का एग्जाम दे रहा है, जीतू भाई, उसकी कॉपी सही हाथों में नहीं पहुंच रही है। दुख की बात तो यह है, हम आज तक शक कर रहे थे कि वित्त मंत्रालय सही हाथों में नहीं है। सोचिए, कॉपी एक बच्चे की जो चेक होनी चाहिए वो सही हाथों में नहीं पहुंच रही। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या होगी? आज लोग देश से बड़े हो गए। हम ये सुना करते थे साहब कि देश व्यक्ति से बड़ा होता है, व्यक्ति आते जाते रहते हैं, इसलिए संस्थाएं मजबूत होनी चाहिए। लेकिन आज संस्थाएं खोखली हो गई हैं, उसमें ऐसे लोग बिठा दिए गए जिनको कह दिया गया तुम नहीं हिलोगे। आज लगातार नीट पेपर पे आवाज उठी, सीबीएसई पे आवाज उठी, आज सीयूटी गड़बड़ा गया। तुमने क्या इस देश के लोगों को प्रयोगशाला का चूहा समझ लिया है कि तुम इन पे प्रयोग करते रहोगे और बोलोगे कि हमारा एक्सपेरिमेंट था, फेल हो गया? अच्छा हुआ अटल जी ने उस टाइम परमाणु बम का एक्सपेरिमेंट कर लिया था। इनके हाथों में परमाणु बम का एक्सपेरिमेंट होता तो ये कमबख्त उसकी दिशा हमारी तरफ भी मोड़ देते हैं। वो कहते हमसे गलती हो गई, गलत तरफ बत्ती में आग लगा दी थी, वो लगाई रहे। मैं ये मानता हूं कि 2014 से पहले अटल जी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, पेपर लीक हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं हुए। भ्रष्टाचार खूब था, बहुत महंगाई थी, प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए भी तैयार नहीं थे। यही सब बातें सुनकर हमने भावुक होकर आपको चुना। तो साहब, अब बात होगी 2014 के बाद की। अमिताभ बच्चन साहब से लेकर के जूही चावला तक सबको रुपया गिरने की चिंता थी। सबको चिंता थी कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, सबके ट्यूट आते थे। एक बाबा रामदेव जो कहता था कि हम 35 रुपए में पेट्रोल बेचेंगे, गांव को 200 करोड़ रुपए दिलाएंगे, और हम भी उछल रहे थे कि हमें 15 लाख मिलेगा। ये सब हमने देखा था, उसी के बाद हमने आपको चुना। तो पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि आज के बाद ये सरकारें और इन सरकारों के प्रवक्ता ये कहना बंद करें कि पहले भी ऐसा होता था। पहले ऐसा होता था तभी आपको मौका दिया और आपने भी ये कहा था कि ऐसा हो रहा है, इसको हम रोक देंगे। यही हुआ भाई। लेकिन अब क्या है, हमें बताया जाता था कि पहले त्रेता युग था, सतयुग था, फिर कलयुग आया। मैं कहता हूं कि ये छल युग है, जहां सरकारें गलत कर रही हैं, जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ाए और इन जैसे दलाल लोगों को पैसे पहुंचा दिए कि इस बात को जस्टिफाई कर। जैसे अभी सीबीएसई में ओएसएम प्रक्रिया पे सवाल उठे तो आप देखेंगे कि टीचर एक स्क्रिप्ट पढ़ते नजर आ रहे हैं, स्कूल के प्रिंसिपल्स, कहीं के डायरेक्टर, कि ऐसा था वैसा था, उसको जस्टिफाई करने में लगे। यानी आज सरकार सरकारी पैसे का इस्तेमाल इस चीज पे ना करके कि समस्या दूर कैसे हो, समस्या के लाभ बताने लग रहे हैं। ये बताएगी कि भाई पेट्रोल डीजल का फायदा क्या है। एक और कौन था, जैसे एक वो है सुजान सिन्हा, वो जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो वो ये बताने लगा कि टैरिफ के फायदे हैं, अमेरिका में चीजें महंगी हो जाएंगी। सुनाऊंगा इनके बयान, ठीक है। फिर अभी आपने देखा कि डॉलर गिर रहा था तो वित्त मंत्री ने कहा कि रुपया ठीक जा रहा है। फिर इन लोगों ने कहा कि अब हमें बाहर से चीजें सस्ती मिलेंगी, ऐसा ही कुछ कहा। मतलब कहने का मतलब यह है, मैं आपको बता दूं, ये दुर्गा साहब बैठे हैं, ये गरीब हो गए
और मेरी वजह से हुए। अब मैं इन भाई साहब को, सिन्हा साहब को, इस लड़की नताशा को और इनको वीडियो बनाने पे लगता हूं कि दुर्गा साहब देखिए गरीबी के फायदे। आपके पास इनकम टैक्स कभी नहीं आ सकता, आपके पास जीएसटी कभी नहीं आ सकता, आपको तो पकड़ा ही नहीं जा सकता। अब आप गरीब हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपको टेंशन नहीं है कि आपको अपने बच्चों में प्रॉपर्टी किस अनुपात में बांटनी है, आपके पास तो कुछ है ही नहीं। ये गरीबी के फायदे। इस तरीके से इस छलयुग में आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, जिसमें सबका रोल है। यूट्यूब इन्फ्लुएंसर चंद पैसों के लिए ये कुकर्म कर रहे हैं कि पैसा पहुंचा तो फायदे बताने लगे। वो दिन दूर नहीं है जब पेपर लीक के फायदे आपको बहुत जल्दी बताए जाएंगे। यही छलयुग है साहब, जहां प्रेम सत्य है मगर प्रेमिका नहीं। यही कलयुग है। मतलब मुझे इतना दुख लगा कि अंजना की बच्ची कह रही है कि यूट्यूब टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं होता। मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने निकले थे, और आज भी अभिनय मैथ्स ऐप खोल के देख लीजिएगा, किसी कोर्स का कोई प्राइस नहीं है। देख लीजिएगा खोल के, हमने शिक्षा को फ्री बनाया और तमाम ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षा को अफोर्डेबल बनाया। कोचिंग किस दौर में नहीं थी? किस दौर में कोचिंग नहीं थी? बताओ मुझे। मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं अंजना, आप कहने लायक आप हो नहीं कि अगर यूट्यूब टीचर्स को कुछ नहीं आता तो जो लाखों बच्चे जेई नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जेई नीट और अन्य परीक्षाएं निकाल रहे हैं, उन्हें पढ़ा कौन रहा है? चाचा तुम्हारे हैं? हम ही लोग ना उनको दिशा दे रहे हैं। हम जैसे लोग जहां एक हफ्ते में 5 से 10 लाख लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, तुमने हमें 2 कौड़ी का बता दिया। और जो वर्षों से तुम प्राइम टाइम के नाम पे देश की समस्याओं पे बहस करके नफरत फैला रही हो, उसका क्या? कभी पूछा तुमने बेरोजगारी पे सवाल? कभी उठाई तुमने 2020 में आयु शिक्षक नीति अब तक क्यों अप्लाई नहीं हुई? पूछा जाके शिक्षा मंत्री से? हुई तुम्हारी हिम्मत? प्रधानमंत्री के इंटरव्यू में तुम लोग पूछते हो बटुआ रखते हो कि नहीं, आम कैसे खाया? आप तो फकीर वाली जिंदगी जीते हो, जबकि तुम्हें दिख रहा होता है कि 10 लाख का सूट पहना बाबूजी ने। पेपर लीक पे इतनी बहस हो गई, पिछले 1 महीने में जमीन पे क्या बदला? किया तुमने इसका एनालिसिस? लेकिन तुमको समस्या किससे है? ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना टीचर से है। और मैं कहूं जो तुम लोग ये टेलीप्रॉम्प्टर देख के स्क्रिप्ट पे पढ़ रहे हो, हमको भी इससे समस्या है कि लिख कोई और रहा है और तुम सिर्फ पढ़ के ही नाम कमा रही हो। अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इतने शानदार चल रहे हैं तो क्यों आ रहा है बच्चा यूट्यूब पे पढ़ने, और क्यों कोचिंग की तरफ आ रहा है? शौक से कोचिंग ज्वाइन कर रहा है बच्चा। उसे पता है कि ये व्यवस्था उसे मजबूर कर रही है। स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा, स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूलों में एक शिक्षक है, महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है स्कूलों में, क्योंकि हमारे देश के नेता प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन करने में बिजी हैं। वो प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि वहां से पार्टी को चंदा मिलेगा। उठाया तुमने इन सब पे सवाल? तुमने तो सबको कह दिया, नाम लेके कुछ एक को कह दी थी जो लोग सच में धंधा कर रहे हैं। तुमने तो सब मेहनती शिक्षा, करोड़ों छात्र, सबका अपमान कर दिया। कोरोना में स्कूल बंद थे, किसने संभाली शिक्षा व्यवस्था? तमाम टीचर आए उस टाइम यूट्यूब पे जिन्होंने लोगों की जिंदगी बदल के रख दी। तब करोड़ों बच्चों को शिक्षा तुम पहुंचा रही थी। कुछ भी आके बोल देना है, मजाक चल रहा है, माफी मांग लेना। नहीं तो जिस दिन हम इन बच्चों को बोलेंगे ना यूट्यूब का टीचर आके कि इनकी ट्विटर फीड और इंस्टाग्राम फीड में समय राणा का कंटेंट भर दो, तो भागती भागती फिरेंगी, रात भर नींद नहीं आती है, जब पर डे की 5-6 गालियां मिल रही होती हैं तब। बहुत आसान है स्टूडियो में बैठ के टीचर का मजाक उड़ाना। हमें पता है कि हम जैसे लोग हैं जो बच्चे की फीस की चिंता कर रहे हैं, उसकी बेरोजगारी देख रहे हैं, भले ही 2 कौड़ी का ज्ञान हो हमारे पास, आवाज उठा रहे पेपर लीक पे। आपने कितनी उठा ली आवाज? तुम तो उस वक्त 2000 के नोट में तुम्हारी इस सहायिका चिप बता रही थी, झालमुड़ी पे तुम ज्ञान दे रही थी। मेलोडी क्यों मेलोडी होती है, इस पे देश का समय बर्बाद कर रही थी। बच्ची हो अभी, जिस दिन बैठ जाएंगे ना कुर्सी पे, बहस भूल जाओगी क्या होती है। 2 कौड़ी का ज्ञान है, 2 कौड़ी। अभी 8-10 शिक्षक समुदाय मिलकर अलग अलग कोर्ट में डिफेमेशन लगा देगा, भागती भागती फिरोगी। हल्के में मत लेना शिक्षकों को, और आज के बाद इस तरीके की बातें मत करना। मैं मानता हूं डायलॉग पीछे से लिख के आया होगा कि तुमको पढ़ना है, पढ़ने से पहले सोच लिया करो किसके लिए पढ़ रही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो कुल मिला के बात मैंने कहा जैसा कि 2014 के बात की होगी। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि 2014 से पहले वाले पीएम साइलेंट पीएम थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बहुत साइलेंट थे। इसीलिए अन्ना आंदोलन का जन्म हुआ। खुद पीएम, सोनिया, राहुल सब पूछने आए कि बता तेरी रजा क्या है। अन्ना ने रजा बताई नहीं, तो केजरीवाल साहब ने कहा कि अब हम भी पार्टी बनाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, लेकिन गलती थी मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस की कि उन्होंने लाठियां नहीं चलवाई, और वो स्टेज पे जाके मिले, लाठियां चलवा के वहीं आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए था। अब बात करते हैं साहब, एनटीए से बात की शुरुआत करते हैं, और एक एक चीज में प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। ठीक है, बीच बीच में जरूरत पड़ेगी तो इन कार्टूनों का वीडियो चला दूंगा। हल्का फुल्का एंटरटेनमेंट भी जरूरी है मूवी के अंदर, तो ये खास तौर से जरूरी है, तो वो होता रहेगा, आप चिंता ना करें। कई में इनके गाने भी लगे हुए हैं पीछे, तो पूरा मजा आएगा। बात करते हैं, जब शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए सही हाथों में, तो इससे क्या पता चलता है कि आपको उसकी नाकामी छुपाने के लिए आज सेना का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सोचिए, सेना किस लिए थी साहब? दूसरे देशों से जंग लड़ने के लिए थी, देश में शांति बनाए रखने के लिए थी। स्पेशली वायुसेना तो इसीलिए थी भाई, कि कब किस देश पे ड्रोन फेंकना है, कब उस देश के ड्रोन को वापस भेजना है, इसी के लिए वायुसेना थी। लेकिन आज वायुसेना का इस्तेमाल पेपर भेजने के लिए किया जा रहा है। अब कितनी जगह तो एयरपोर्ट भी नहीं है, तो एयरपोर्ट से पेपर कैसे जाएगा?
वो मैं पूछना चाहता हूं कि वहां पे लीक की संभावना नहीं है। आप कहेंगे ट्रक से जाएगा, तो ट्रक एयरपोर्ट के अंदर रहेगा। मतलब ये पूरा झोलमाल है। ये जो वायुसेना वाली बात हम लोगों को कही जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एक नौटंकी है। उसका पेपर लीक रुकने से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, मान लीजिए कि दिख जरूर आए कि सरकार ने सख्त आदेश लिए। सोचिए, इस देश में पेपर लीक को रोकने के लिए शिक्षा मंत्री को, रक्षा मंत्री, एविएशन मिनिस्टर से मीटिंग करनी पड़ रही है, और लास्ट में एक बयान आता है कि अब पेपर लीक मामले पे प्रधानमंत्री जी की भी नजर है। यानी सोचिए, 22 लाख लोगों का एग्जाम कराने के लिए इतने सारे लोगों की नजर है। अगर ये नजर सच में कामयाब तरीके से एग्जाम करा लेती है, तो फिर ये नजर पहले से क्यों नहीं थी? यानी हम लोगों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि देश के हर कोने से अब आवाज उठ रही है। जो लोग ये कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, आएगा तो मोदी ही, बड़ी रेस्पेक्ट थी, हम लोग भी करते थे। मैंने 2017 में करना छोड़ दी थी। तो कुल मिला के बात यह है कि उन सब से ध्यान हटाने के लिए यह किया जा रहा है कि भाई अब पेपर से ना कराइए। अब देखिए, मैं आप सब लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि आज आप उस स्थिति में हैं जब आपके पास 3 ऑप्शन है। जो हो रहा है उसे बिल्कुल चुपचाप से मान लीजिए और बस मोदी मोदी करते रहिए। दूसरा यह है कि या फिर आवाज उठाइए, और आवाज उठाने की एक शर्त यह है कि तैयार हो जाइए देशद्रोही बनने के लिए, क्योंकि जब आप आवाज उठाएंगे तो आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाए। या फिर सरकार को बस जगाते रहिए, जब जग जाए इंतजार करिए। आपको डिसाइड करना है, हम सॉल्यूशन पे बाद में बात करेंगे। क्योंकि भ्रष्टाचार ने एजुकेशन को इस कदर धंधा बना दिया है कि माफिया नेताओं की गोद में बैठे हैं और छात्र बेचारा सड़क पे रो रहा है, और रो भी नहीं रहा है, लाठी भी खा रहा है। बिहार में आपने देखा कैसे लोगों पे लाठियां बरसाई गई। ये तानाशाही नहीं तो क्या है? लखनऊ में 7 साल से फंसी शिक्षक भर्ती में बच्चे रेंग रेंग के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गया किसी का ध्यान? इससे ज्यादा हृदय विदारक घटनाएं क्या हो सकती हैं? उसी दौर में 2013 का एक कॉकरोच आके कहता है, कुमार विश्वास, कि अगर इस देश में कॉकरोच हैं तो हिट भी है। बेटा एक बात बता दूं, अगर ये हिट 2013 में होती तो तुम्हारी कथा जो 7,000 रुपए की हुआ करती थी आज 30 लाख नहीं पहुंच गई होती। समझ गए? अगर ये हिट उसी वक्त छिड़क दी गई होती तो 2013 में तुम भी कॉकरोच वाली श्रेणी में ही थे। आज देखिए लोग बचाव किस कदर करने आ रहे हैं। आप देखिए, मैं दिखाता हूं आपको बचाव करने का तरीका। देखिए, इनका कहना है, ये बीआर गवई है, पूर्व सीजीआई, ये कह रहे हैं इस बात को बेवजह बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। जज भी इंसान है, सुनवाई के दौरान बिना किसी बुरे इरादे के अनजाने में कोई शब्द निकल जाता है। सोशल मीडिया के कारण बिना संदर्भ समझे ऐसे शब्दों का गलत अर्थ निकालकर विवाद कर दिया जाता है, जो सही नहीं। आपको मालूम है हमारे देश में एक SC/ST एक्ट है, जिसमें सिर्फ जाति सूचक शब्द अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो एक्ट आपके ऊपर लग जाएगा। अब सोचिए, उसी कोर्ट में अगर कोई जाए कि मेरे ऊपर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और जज कह रहे हैं अरे सामने वाला भी एक इंसान है, उसने बिना बुरे इरादे से कहा है, कौन तय करेगा इरादा? भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पे बैठे व्यक्ति से क्या इस तरीके की उम्मीद करना ठीक है कि वो गलती से कोई शब्द का इस्तेमाल कर देते? एक आदमी को बोला होता तो भी तो ठीक था। 2 करोड़ 25 लाख लोगों को बोला है। 2 करोड़ 25 लाख लोग एक पटल पे आ गए 5 दिन में कि हमें कॉकरोच कैसे बोला? ये देश के लिए दुर्भाग्य की बातें नहीं है? और बचाव करने अलग टाइप के लोग आ जा रहे हैं। कुमार विश्वास, आपसे भी कहना चाहता हूं, भाई राम कथा करते हो क्या केवल पैसे के लिए करते हो? राम के चरित्र से कुछ नहीं सीखा? राम ने सबरी को कैसे ट्रीट किया, राम ने निषाद को कैसे ट्रीट किया, राम के जीवन से कुछ नहीं सीखा? और कहने लगे कि कॉकरोच के लिए हिट है, जबकि तुम ये जानते थे कि ये कॉकरोच सब इन्होंने बोला है, मतलब कि सीजीआई ने बोला है, उन युवाओं को बोला है जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो आरटीआई डाल रहे हैं। हम जैसे तमाम लोग आरटीआई डालते हैं, बहुत सारे आरटीआई का डेटा लेके आया हूं मैं, दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से आरटीआई का जवाब सरकारें दे रही हैं। लेकिन पहले बात तो नीट के पेपर की, एयरफोर्स लगा दी है। कोई युद्ध क्षेत्र है, और युद्ध क्षेत्र है तो युद्ध अपनों से ही। कि कैसी इंटरनल सिक्योरिटी साहब, अपनों से ही लड़ने के लिए एयरफोर्स? बताओ, ये दुख की बात नहीं है कि हमारा सिस्टम इतना खोखला हो गया है? 2024 में भी शिक्षा मंत्री ने सेम बयान दिया था एग्जैक्ट, हम जिम्मेदारी लेते हैं और अब आगे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और गलती फिर हो गई। 25 में खूब सवाल उठे, 24 में खूब सवाल उठे, बच गए कि पेपर कैंसिल नहीं हुआ। उतनी आवाजें नहीं उठाई लोगों ने, नहीं तो उस वक्त भी पेपर कैंसिल होता। 26 में करना पड़ गया, तो कैसे मान लें कि अब नहीं करोगे, अगले साल नहीं करोगे? उतनी आवाजें नहीं उठाई लोगों ने, नहीं तो उस वक्त भी पेपर कैंसिल होता। 26 में करना पड़ गया, तो कैसे मान लें कि अब नहीं करोगे, अगले साल नहीं करोगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं एनटीए को भी स्टैच्यूटरी बॉडी बना दो। किस बात का डर है भाई? ऑडिट तो हो, पता चले कितनी आउटसोर्सिंग है, कितने लोग गलत हैं, कहीं खुद शिक्षा मंत्री तो इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन आपको तो सिस्टम लूटना है, आप ऐसा क्यों करेंगे? अब क्या होगा अगर पेपर लीक हो गया तो अब की बार आप एयरफोर्स पे ठीकरा फोड़ देंगे, तब और ज्यादा दुर्भाग्य की बात होगी। बात यह है कि पेपर लीक माफिया जमीन पे घूम रहे हैं। 2024 वाला भी संजीव मुखिया बाहर घूम रहा है क्योंकि सीबीआई चार्जशीट नहीं लगा पाई, और ये समाधान हवा में ढूंढ रहे हैं। ऐसा ही लग रहा है जिस तरीके से पेपर जा रहा है। और एयरफोर्स देश का गौरव है, कल को इस पे आंच आएगी तो हम लोग सब लोगों के लिए इससे खराब बात क्या होगी? मैं बता देता हूं, शिक्षा मंत्री का मेन काम ही है चुनाव हर राज्य में मैनेज कैसे करने। बस पेपर लीक से, शिक्षा व्यवस्था से इसका कोई लेना देना नहीं।
मैं तभी आवाज उठाता हूं कि इस देश में जो जिसको जिम्मेदारी मिल रही है वो कर ही नहीं रहा। मीडिया अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहा, तब हम जैसे लोगों को आना पड़ रहा है, गाली भी खानी पड़ रही है मीडिया से। मैं ये पूछना चाहता हूं, इस देश का शिक्षक पढ़ाने के लिए था, आपने उसको SIR में लगा दिया, आपने उसको वोटिंग में लगा दिया, और अब एक यूपी में एक नया आया है कि शिक्षक घर घर से भूसा इकट्ठा करेंगे गाय के लिए। शिक्षक भूसा इकट्ठा करेंगे गाय को खिलाने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत सही दिशा में देश जा रहा है। एक तरफ गाय पे चर्चा हो रही है, फिर कोई गाय के टाइप बता दे रहा है कि ये मिथुन है, एक तरफ कोई बता दे रहा है कि 14 साल के बाद की गाय नहीं है, फिर कोई बता दे रहा है इधर बकरे पे घमासान चल रहा था। तभी मैंने आज एक वीडियो में देखा कि एक पुलिस वाला सुअर लेके भाग रहा है। कितना कमाल का नृत्य हो रहा है देश में साहब, गाय बकरा सुअर कुछ भी हो रहा है, वीडियो बन रही है, सोशल मीडिया वाले कूद कूद के दिखा रहे हैं। ये देखिए साहब, ये देखिए, वो भी उस दौर में जब देश पे पेट्रोल का संकट है, लोगों को मना किया जा रहा है कि ट्रेवलिंग मत करिए। वहां का नीट का पेपर ट्रेवलिंग कर रहा है, उधर कोई पेपर लीक पे संकट नहीं है। चलिए और बात करेंगे। देखिए 10 साल में 89 पेपर लीक हुए, कैसे मान लें कि ये गलती है? इससे साफ पता चल रहा है, अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता, सरकार बल्कि पार्टी से भी निष्कासित नहीं करती, तो समझ लीजिए कि हर एक स्थिति में पैसा ऊपर तक जा रहा है। ऊपर तक जाने के कई तरीके होते हैं। इन्होंने OSM की जिम्मेदारी जिस कंपनी को दी, आपको पता है पहली बार में कोई कंपनी नहीं आई, दोबारा में भी कोई कंपनी नहीं आई, फिर इन्होंने अपनी शर्तें ढीली की, TCS भी आई, एक और कंपनी आई, उसने कहा हम कम पैसे में काम करेंगे क्योंकि हम तो काम ही नहीं करेंगे, हम तो नौटंकी करेंगे, किसी के आंसर की किसी को दे देंगे। इन्होंने काम उसको दिया। पैसा बचाने की तैयारी चल रही है। पैसा बचाना था तो रैली में बचाते, पैसा बचाना था तो विज्ञापन पे बचाते, पैसा बचाना था तो चुनाव पे बचाते, इतनी सारी चीजें थी, फ्री बीज बांटने पे बचाते। शिक्षा व्यवस्था के साथ क्यों इतना कंप्रोमाइज साहब कि सारा पैसा यहीं से बचाना है, यहीं से कमाना है? आप कहेंगे आप ऐसा आरोप कैसे लगा रहे हो, कौन पैसा कमा रहा है? तो पहले ये समझ लें कि पैसा कैसे कमा रहा है, ये समझ लेते हैं भाई। उस पे चलते हैं कि कैसे एजेंसियां पैसा बना रही हैं। बहुत ध्यान से समझने की बात है, वापस इस पे आएंगे। आप भी देखिएगा भाई साहब, इतनी जबरदस्त चीजें हमारे पास हैं, आपको पता चलेगा कि कैसे शिक्षा व्यवस्था में पैसा बनाया जा रहा है। वाह, शिक्षा मंत्री की तो फोटो मत लगाया करो, मुझे इरिटेशन होती है भाई। देखिए ये आदमी कभी पकड़ा गया था, 6 लाख में परीक्षा पास कराने के लिए डील कर रहा था, सेंटर हेड समेत 4 गिरफ्तार किए गए। इसने यहां पे साफ साफ बोला है कि SSC GD कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान सेंटर हेड की भूमिका थी। दोनों ही जगह पर सेंटर हेड ने IT हेड की मदद से कंप्यूटर को रिमोट एक्सेस कर दिया। सेंटर हेड ने इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराया, जिसके बाद मास्टर कंप्यूटर से अतिरिक्त कंप्यूटरों को जोड़ा गया जहां सॉल्वर प्रश्नों को हल करने वाले थे। ये सब खबरें हैं, और खबरें बस खबरें बन के रह गई हैं। मीडिया का काम क्या है? मीडिया कह रहा है हमारी न्यूज चल रही है, हमें कोई मतलब नहीं। आप एक बात बताओ, मीडिया का असल काम क्या था? पेपर लीक हुआ नीट का, 4 बातें मुझसे पूछी, 4 बातें ये लड़का जो नीट का पेपर दे रहा था इससे पूछी, अब जाके सरकार के शिक्षा मंत्री के मुंह पे माइक लगा दिया कि ये पता चला है बताओ, या ये खबर देखी, जाके सीधे चेयरमैन के मुंह पे माइक लगा दिया कि बताओ इसका जवाब क्या है, और सीधा लाइव इवेंट चल रहा है। यही तो जिम्मेदारी थी, बट अब ये नहीं हो रही। आपको बताओ मीडिया क्या कर रही है? मुझे बुला लिया, मुझसे मसाला ले लिया, हो गई TRP। भाई साहब को बुलाया, सेम बातें बुलाई, इनके फॉलोअर थे, इनको बुलाया, सेम बातें हो गई, इनको बुलाया, सेम बातें हो गई। सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे। शिक्षा मंत्री खड़ा होगा तो नेताओं के इंटरव्यू लेते वक्त, यस देखा मैंने, कई बार देखा इंटरव्यू लेते। इंटरव्यू का मतलब क्या है? मीडिया का काम क्या था? मुखर होकर सरकार से सवाल पूछते कि अभी नीट की बात चल रही थी, आज CUT में टेक्निकल एरर हो गई। टेक्निकल एरर सबसे अच्छा जवाब है, टेक्निकल एरर है। अब आप पकड़ ही नहीं पाओगे क्या टेक्निकल एरर है, पता ही नहीं टेक्निकल एरर के मायने क्या है। देश बात करता है विश्वगुरु बनने की, AI का दौर है, ChatGPT का दौर है, डिजिटल इंडिया है, और बात यहां 10-12 लोगों का पेपर हो तो टेक्निकल ग्लिच हो जाता है। बहुत बढ़िया सर, मैं ये कैसे मान लूं जिस देश में 22-23 लाख लोगों का पेपर ठीक से नहीं हो रहा, 10 सालों में 89 पेपर लीक हो गए, मैं कैसे मान लूं उस देश में चुनाव ठीक से हो रहा है? तब तो ये लोकतंत्र का ही खतरा है। कैसे मान लिया जाए बताओ? मैं आपको दिखाता हूं और चीजें कि कैसे ये लोग पैसे कमाने का जरिया बना रहे हैं। मैं आपको एक एक डेटा दिखाता हूं, बहुत मजा आएगा आपको देख के। पहले इसी पे बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा कि ये लोग पैसा बना रहे हैं। फिर सबूतों पे आएंगे, बहुत सबूत है, बहुत बातें हैं, बहुत लोगों का दर्द है, सब कुछ है। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, क्योंकि युवाओं का भरोसा पूरी तरीके से टूट चुका है। तानाशाही एकदम चरम पे है। सोचिए, जहां वेदांत जैसे मासूम बच्चों को जिसने चोरी पकड़ी और दिखा दी, उसको पाकिस्तानी बोल दिया गया। धिक्कार है ऐसे लोगों पे। तो मैं बताना चाहता हूं कि पेपर लीक क्यों होता है, इससे सरकार को क्या फायदे हैं। सारा गेम पैसे कमाने का है, नीचे से लेकर के ऊपर तक। जो ये लड़का 60 लाख दे रहा है, ये ऐसा नहीं कि 60 लाख इसने मुझे दिए, मैंने पेपर खरीद लिया, पूरा ऊपर तक पैसा पहुंच रहा है। आप में से कितने लोग ये मानते हैं, 10 लोग तो यहां बैठे हैं, कि आप लोगों ने ये सुना है आज भी कि हर थाने से पैसा ऊपर जाता है? सुना या नहीं सुना? हर थाने से आपको ऐसी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी जहां पे थाना अध्यक्ष कह रहे होंगे जी ऊपर भी देना पड़ता है। यानी हम किस भारत में जी रहे हैं जहां हम आज तक इस करप्शन को नहीं रोक पाए कि हर थाने से पैसा कोतवाल को जा रहा है, कोतवाल से पैसा जो है CO ऑफिस जा रहा है, और CO ऑफिस से पैसा SP ऑफिस, और SP ऑफिस से पैसा नेताओं को जा रहा है। हम आज उस देश में रह रहे हैं जहां थाना अध्यक्ष बनने के लिए दिल्ली जैसे शहर में 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वतें चल रही है कि मुझे ये वाला थाना चाहिए जहां पे क्राइम ज्यादा है। मुझे तो ऐसा लगता है, सोचिए भाई, एक बात बताना मुझे, आप सब लोग बताना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब मुझे पैसा ही कमाना हो
और मुझे ये पता है कि पैसा क्राइम होने से आएगा, तो मैं कम वक्त क्राइम को रोकूंगा क्यों? मेरी कोई तैयारी नहीं होगी, मैं तो इंतजार करूंगा कि क्राइम हो, मुझे पैसा बनाना है क्राइम से। सेम हाल पेपर लीक, एसएससी, एनटीए सबका है। आपको यकीन नहीं आता तो देखिए, मैं आपको ऐसी तमाम साक्ष्य दिखाऊंगा जहां से आप मान पाएंगे कि सरकार, आयोग, एजेंसी पैसा कमाने के लिए एग्जाम कंडक्ट करा रही है। ये नोटिफिकेशन सिर्फ एक भ्रम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं दिखाता हूं आपको, आप देखिए ध्यान से। यह राज्यसभा में डेटा शेयर किया गया है कि इतनी फीस कलेक्ट हुई और इतना खर्चा हुआ। एनटीए ने लगभग 2024 तक का डेटा है, उसके बाद ना 25 का डेटा दिया ना 26 का डेटा आया है। इन 5 सालों में 6 सालों में 500 करोड़ रुपए फॉर्म फीस से कमाए एनटीए ने। आप कहेंगे गुरुजी 500 करोड़ तो ज्यादा नहीं है, ये तो बहुत कम है। 500 करोड़ से क्या होगा? एनटीए ने फॉर्म फीस से कमाए। अब मैं आपको बताता हूं एनटीए और कैसे पैसा कमाता है, देखिएगा जरा, ना मजा आ जाए तो बताइएगा। ये देखिए, अब मैं आपको पहले एसएससी पे ले चलता हूं। एसएससी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, इस तरीके के एग्जाम कराती है, आप सबको पता होगा। ये एग्जाम 2012 में भी होते थे, 16 में भी होते थे, 17-18 तक होते थे। और उस वक्त पेपर में कोई एक आध गलत सवाल आ गया तो आ गया, उसको पेपर वाले दिन ही वेबसाइट पे डाल के बता दिया जाता था कि ये सवाल गलत है, ठीक है। फिर सरकारों को लगा यार फॉर्म फीस से पैसे कमा रहे, तो चलिए गलत सवाल पूछ के पैसा वसूलेंगे। फिर इन लोगों ने एक नोटिफिकेशन निकाला 2017-18 में कि अगर आपको कोई सवाल गलत लगता है तो आप हमें 100 रुपए देकर बताइए कि यह सवाल गलत है, और हम वो 100 रुपए आपको वापस नहीं करेंगे। यानी चोरी और ऊपर से सीना चोरी। अब मैं आपको इनके गलत क्वेश्चंस का हिसाब देता हूं। देखो भाई, 2023 प्री में 180 सवाल गलत थे, लगभग 15 लाख लोग अपीयर हुए थे। मेंस के अंदर 6 सवाल गलत थे, 80,000 लोग बैठे थे। और सोचिए, जिस एग्जाम में नौकरी के लिए आदमी पागलों की तरह लगाओ, वो कभी ये नहीं सोचता कि कोई और बता देगा गलत है। हर आदमी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता, अपने रिश्तेदारों से पैसा उधार लेके कि मुझे एसएससी को बताना है 3 सवाल गलत है, सही कर देना। ये हालत थी। अब बताता हूं, ये देखो, मेंस के अंदर 6 सवाल गलत थे, 2 सवाल बोनस दे दिए गए थे, 4 सवालों के आंसर चेंज हो गए थे, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब आपको बोनस ही देना था पहले ही, तो आपने बच्चों से 100 रुपए क्यों वसूले? आप मना कर देते कि इन 2 सवालों का तो बोनस है पहले ही। आपने एक वर्ड सुना होगा, टेंटेटिव। सुना है कि नहीं सुना? टेंटेटिव का मतलब होता है कि जैसे पता ना हो। अब इस लड़की ने मुझसे कहा कि साहब मुझसे शादी करिएगा, अब ये पीछे पड़ी हुई है, डेट क्या है, तो मैं एक टेंटेटिव डेट दे देता हूं कि 3 साल में मेरा कैरियर बन जाएगा, 3 साल बाद में शादी कर लूं। टेंटेटिव है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर ये पूछा जाए कि सूरज किधर निकलता है, तो इसका एक ही जवाब है, पूरब में। क्या आंसर की टेंटेटिव हो सकती है? बट इन नालायकों ने, एसएससी और एसएससी के पूरे बोर्ड ने एक नया वर्ड जारी कर रखा है, टेंटेटिव आंसर की। ये पहले कमबख्त टेंटेटिव आंसर की रिलीज करते हैं, फिर कहते हैं हमें बताओ इसमें गलत क्या है। तो इस तरीके से इन्होंने पैसा वसूला। इस चीज को लेकर के बच्चे कोर्ट भाग गए कि भाई ये जो आप 4 सवाल गलत बता रहे हो, ये 4 सवाल में सवाल सही है, गलत नहीं है। इससे हमारा तो सिलेक्शन रुक गया, क्योंकि मेंस एग्जाम की बात थी। तो बच्चे कोर्ट चले गए। बनता था, बच्चों को लगा कैट टाइम लगाएगा, तो सीधे बेचारे हाई कोर्ट भाग गए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आज हम इतने असहाय क्यों हैं। आज हमें न्याय व्यवस्था से भी उम्मीद खत्म हो चुकी है। आप देखेंगे अभी सब कुछ लाइव। देखिए अब क्या हुआ साहब, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, बच्चे तुरंत रिजल्ट आया और तुरंत हाई कोर्ट चले गए। तो हाई कोर्ट ने 2-3 महीने लिए, दिसंबर में पिटीशन लगी, फरवरी में, बड़े कम टाइम में, कितनी खुशी की बात है, उन्होंने क्या बोला देखिए। उन्होंने कहा ऑल द कैंडिडेट हु फाइल्ड वन डिनोटिंग वन वर्ड एज द क्वेश्चन आईडी, ये आप क्वेश्चन आईडी भी मैच कर सकते हैं, मैं गलत नहीं बोलूंगा। कौन सी है? 1997 है इसमें, 1997 ही रहा। 3 नंबर वाली आईडी है 1997 को। हाईकोर्ट ने क्या बोला? हाईकोर्ट ने कहा बीकम एलिजिबल फॉर एडिशनल मार्क्स। एक क्वेश्चन से 4 नंबर का फर्क पड़ता है, और 4 नंबर से नौकरी कहां से कहां पहुंच जाती है सोच नहीं सकते, ठीक है। बोला गया और ये कहा गया एसएससी को कि इनका रिजल्ट पब्लिश करो। हाईकोर्ट का आदेश था, हमारे लिए तो उच्च न्यायालय सर आंखों पे था, लेकिन एसएससी के लिए नहीं है। अब सरकार और इनके आयोग और इनके मंत्री कानून से नहीं डरते साहब, इनको फर्क नहीं पड़ता सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इनको फर्क नहीं पड़ता हाई कोर्ट ने क्या बोला, नहीं, ये डरते ही नहीं है। समझ रहे हैं? आराम आराम से देखिएगा भाई, ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है, एसएससी को इसका पालन करना चाहिए था। एसएससी ने इसका कोई पालन नहीं किया। मैं आपको बताता हूं एज इट इज चीज हुआ क्या। दिसंबर 2023 में पिटीशन लगी, 16 फरवरी का ये ऑर्डर है, जिसमें ये कहा गया कि भाई एक क्वेश्चन को ठीक कर दो, ठीक है। बच्चे परेशान थे, बोले एक से बात नहीं बनेगी, तो वो अपील में चले गए 14 मार्च को। सुनना मेरी बात। उसके बाद एसएससी 24 अप्रैल को अपील में गई और बोली हम एक क्वेश्चन भी ठीक नहीं करेंगे। तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि फरवरी से लेकर के अप्रैल तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एसएससी पे क्यों नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसके चेयरमैन पे क्यों नहीं बनना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बनना चाहिए या नहीं? या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम जैसे लोगों पे अत्याचार करने के लिए? ये बात हाई कोर्ट तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एसएससी क्या करती है, अपनी जो पिटीशन है उसको विड्रॉ कर लेती है। तब तक बेचारे बच्चे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए चले जाते हैं कि भाई कंटेम्प्ट लगेगा एसएससी पे, उसने अप्लाई नहीं किया। उसके बाद एसएससी सुप्रीम कोर्ट जाती है इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। सोचिए, एक कोर्ट ने कहा कि तुमने 4 सवाल जो गलत बोले हैं वो गलत नहीं है, सही है, उस पे बच्चों को उत्तर दो, लेकिन एसएससी कह रही है नहीं देंगे, जबकि मामला ताजा ताजा था। लेकिन अब बात सुप्रीम कोर्ट चली जाती है साहब, और सुप्रीम कोर्ट से ये बात दिसंबर 2024 से लेकर के एसएससी सुप्रीम कोर्ट दिसंबर 2024 में गई है। सोचो आप,
दिसंबर 2024 में, फरवरी के बाद, और उसके बाद 3 फरवरी 2026, यानी लगभग 1.25 साल तक बच्चा 40 से 50 लाख रुपए इधर उधर से जोड़ जाड़ के शिक्षकों से लेके कोर्ट फीस में बर्बाद कर देता है, और सुप्रीम कोर्ट लास्ट में कहता है कि बहुत लेट हो चुका है। वाह! इसीलिए कोई राहत नहीं दी जाती, और एसएससी जो अपनी अपील लेके गई थी, ये एक क्वेश्चन को भी खारिज कर दिया जाता है और ये कह दिया जाता है बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम।